नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इधर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना को लेकर के इसके कई लोग शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो चुनाव की जो रणभेड़ी है वो बच चुकी है और बिहार सरकार किसी भी हाल में चाह रही है कि समय पे चुनाव करा लिया जाए। और इसको लेकर के जो नेताओं का जो दौरा है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जनता के बीच नेता जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं एक आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके पास। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, खास करके अगर सीवान ज़िले की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली के बाद से अब वो चाहती है कि जगह जगह चाहे जिस स्टेट में चुनाव हो वहाँ से अपना कैंडिडेट लड़ाने का वो सोच रही है। और इसको लेकर के कई जगहों पे अपने कैंडिडेट को वो तैयार भी कर दी है। और ख़ास बात यह है कि सीवान ज़िले की अगर हम बात कर लें तो आम आदमी पार्टी एक नए तरीके से नए कैंडिडेट के तौर पर कुछ जो कि एयरफोर्स के जवान हैं या फिर चाहे वो किसी भी कंपनी के जो जवान हैं उन्हें चाहती है कि इन जैसे लोगों को ला करके और चुनावी मैदान में डाला जाए और फिर वो अपने क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि हैं बने और लोगों की सेवा करें। और इसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि ये सेना के जवान हैं, रिटायर हो चुके हैं। इनका नाम है विनय भारद्वाज जी, जो कि गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ये यहाँ से अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। तो सबसे पहले विनय भारद्वाज जी, एटीएन लाइव पे आपका स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार, जय हिंद आपके एटीएन लाइव व्यूवर्स को। मैं विनय कुमार भारद्वाज आपके साथ बैठ के अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूं, ताकि आप जिस मुहिम के लिए चले हैं उसका हिस्सा मैं भी हूं। सबसे पहले विनय भारद्वाज जी, सवाल यह होगा कि देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी, हालांकि लोग तो कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यानी कि यहाँ तो बीजेपी आरजेडी फिर आम आदमी पार्टी की यहाँ क्या ज़रूरत है, इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, भारतवर्ष में वसुधैव कुटुंबकम का नारा चारों तरफ हम लगाते रहते हैं कि हम इसको मानते हैं। अब किसका अंगना है और किसका कहाँ काम है इसका निर्णय जानते हैं। आंगन के बारे में मैं बता रहा हूँ, पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, अभी एक पिता जी हैं और उनके 3 पुत्र हैं, तीनों अलग अलग रह रहे हैं। बिल्कुल। उसको कोई सहेज नहीं पा रहा है, तो समाज में कुछ कुरीतियाँ आई हैं और समाज को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो पहल करना पड़ेगा। न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार की संकल्पनाएं परिकल्पनाएं चारों तरफ आप देख रहे हैं, हर जगह सिंगल फैमिली, अपने से मतलब। इसलिए अब अपने से मतलब है, वो तो बोलेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा कि तुम्हारे अंगने में मेरा ही अब काम है। अच्छा। और आपका अंगना जो है वो तो सबका अंगना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। भारद्वाज जी, एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे कि इधर देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो चाहती है कि अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, इसलिए कि कुछ इस टाइप के भी नेता आ रहे हैं कि जनता अब त्रस्त हो गई है। आप लोग सेना में जवान के तौर पे रह चुके हैं, देश की सेवा कर चुके हैं, और जैसे कि देखा जा रहा है सीवान ज़िले में कि कई क्षेत्र में अगर देखा जाए, विधानसभा अगर क्षेत्र है तो वहाँ पे रिटायर्ड सेना के जवान को ज़्यादा आम आदमी पार्टी तरजीह दे रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या आप मानते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार तीसरी बार बना चुकी है और तीसरी बार की जो सरकार बनी है उसमें सेना से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किए हुए हैं। बात ये है कि पूरे देश में ये जानते हैं लोग कि ईमानदारी अगर कहीं बची हुई है तो बस वो सेना में बची है। और सेना की बची हुई ईमानदारी, हम जब अपने घर आए हैं तो हम सेना की बची हुई ईमानदारी ही तो लाए हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ आई है सरकार की नीयत से, सरकार बनाई जाए। सरकार क्यों बनाई जाए? इसलिए कि ईमानदारी की कमी है, अन्यथा क्या ज़रूरत थी। ये तो शासन और प्रशासन दोनों निर्णय करते हैं कि क्या करना चाहिए और किसे होना चाहिए ना जी। जनता को चुनना होता है, 5 सेकंड के लिए अपनी उंगलियों के हरकत करते हैं और 5 वर्ष के लिए अपना निर्णय सुना देते हैं। अब कहाँ से सेना को क्यों लिया जा रहा है? सेना में कुछ ना कुछ तो दम है, साहस है, कर्मठ होते हैं और लोभी नहीं होते हैं, लालची नहीं होते हैं। मूलतः आम आदमी पार्टी अब ये समझ गई है कि हमें करप्शन ख़त्म करना है। विकास तो हुआ है, बहुत विकास हुआ है। जो 50 रुपये की घूसखोरी में कुछ काम लोग करा लेते थे, हम लोग से भी पैसा मांग लेते थे कि दे दीजिए आपका काम 50 रुपये में करा देते हैं।
अभी उसकी क्या हो गई है, विकास हो गया, 10 टाइम्स बढ़ गया, 500 रुपीज़। आज किसी के बच्चे का जन्म हो रहा है, आंगनबाड़ी में उसको कराने जाना है, वहाँ सेविका बना दिया गया है, आजीविका दीदी बना दिया गया है। लेकिन हर जगह अगर एम्प्लाई कोई जा रहे हैं कुछ अपना रोजगार कार्ड बनवाने के लिए, कौन से एम्प्लाई नहीं है, वो तो बेरोजगार हैं, राजमिस्त्री है, मिशन मिस्त्री। लेकिन वो ठीक है, आप सेना के जवान हैं और आप जाहिर तौर पे आप देश की रक्षा के लिए भी आप लोग लगे रहते हैं, ईमानदारी भी अच्छी खासी होती है और अपने कर्तव्यता को अच्छे तरीके से निभाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का बिहार में जनाधार कहाँ है? जिस पार्टी से आप आ रहे हैं, हम उस पार्टी की अगर बात कर रहे हैं तो कहाँ जनाधार है और किस जनाधार के साथ आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, यहाँ पर क्या है कि जनाधार लोग जातिगत बांट के रखे हुए हैं। मेरा जनाधार जानते हैं क्या है? मेरा जनाधार वो जुआ है जिसको कुछ अपने पास ज्ञान हो गया है, जो ये जान गया है कि मेरा भविष्य कैसे सुधरेगा और मेरा भविष्य यहाँ क्या है। अर्थात जो समझदार हो गया है, जो मजदूरा डेली काम कर रहा है इस कोरोना काल में अपना घर के परिवार को जिंदा रखने के लिए, वो समझदार हो गया है। तो वो अब समझ गया है कि मुझे अब अपना अगला ज़िंदगी जो भी गुजारना है, ईमानदार नेता को ही चुनना है। बहुत से ऐसे काम लोगों ने ऐसे ऐसे जगहों पे कर दिया है कि वो साधारण सा मनुष्य जो खेतों में काम करता था वो नहीं जान पाता था। लेकिन बाज़ार बढ़ गए, लोगों का बाज़ार पे आना ज़्यादा हो गया, मीडिया बढ़ गए, चैनल बढ़ गए, न्यूज़ के जो अपना ये माध्यम जो है, प्रिंट मीडिया केवल पहले हुआ करती थी, अभी सारे मीडिया का जमाना, सारे सोशल मीडिया इन ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ रेडिली अवेलेबल ओवर द चैनल्स। अब इसमें लोगों की भागीदारी बहुत हो गई है, सहभागिता हो गई है। रिक्शा चलाने वाला भी एंड्रॉयड चला रहा है, वो देख रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। अभी मैंने एक देखा है वीडियो। मतलब कि आप मानते हैं कि मोदी का डिजिटल इंडिया हो चुका है? देखिए, मोदी का डिजिटल इंडिया नहीं है ये तो इंडिया है जो डिजिटल हो गया है। ये कंप्यूटर लाने के लिए राजीव गांधी ने जब किया था तो यही सभी लोगों ने विरोध किया था कि यहाँ पर बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाएगी। मैं ये बता रहा हूँ, आज अगर कंप्यूटर यहाँ से हटा दिया जाए तो कितने बेरोजगार होंगे। आप तो खुद डिजिटल मीडिया वाले ही, आप उसी की डील करते हैं, आप समझिए क्या होता। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि भारद्वाज साहब ये बताइए कि जैसे कि आप सेना में रह चुके हैं, अचानक पॉलिटिक्स के तरफ रुख आपका क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, मैं पहले तो गांव में ही रहा था, 19 बरस 20 बरस की उम्र तक यहाँ रहा था, और कुछ चेतन क्षमता हो जाती है तो उस समय से हमने देखा कि भ्रष्टाचार की जो उत्पत्ति हुई है, शायद लग रहा है कि मेरा जन्म हुआ है उसके थोड़े पहले से ही आई है। जब मैं सेना में गया तो मैं सुनने लगा कि फौज के सामानों में, इसके खरीदारी में किसने घोटाला किया, फिर कहीं कहीं घोटाला हुआ, सो मैनी ऐसे जो घोटाला, कई तरह के घोटाला हुआ। जब आया तो मुझे लगा कि ये तो हमारे ही लोग हैं जो हमें भेज देते हैं सेना में, तुम जाओ वहाँ लड़ाई करो, मिग लेकर के चले जाओ, कोई जहाज लेके जा रहा है, कितना खतरनाक काम है वहाँ, वो नौकरी के लिए जा रहा है और देश सेवा कर रहा है, जज्बा देश सेवा की उसकी होती है। तो उन चीज़ों में भी ये सब अगर घोटाले हो जा रहे हैं, मंत्री लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार की कभी ट्रेनों में जो सुविधा मिलती थी, हम फौजी हैं, हमें जाना जरूरी है, पहुंचना जरूरी है, लेकिन मेरा वो वज़न अगर कुछ ज़्यादा हो जा रहा है तो चार्ज कर लिया जाएगा। जहाज़ से भी जा रहा है ड्यूटी करने के लिए, आजकल तो सभी फैसिलिटीज़ यहाँ उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन सेना के लोगों की मान मर्यादा कम हो गई थी, ये सच्चाई है। उनको लोग कहते थे कि इनको दिमाग नहीं होता है, बहुत लोग मुझे भी कहते हैं कि दिमाग नहीं है। तो ये बताना है कि देखिए, दिमाग का इस्तेमाल जो करता है ना, उसको लोग बोलते हैं कि दिमाग नहीं है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना दिमाग रखे रहेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहरहाल मेरी जो इच्छा हुई राजनीति में आने के लिए, केवल एक ही चीज़ करने के लिए, जो यहाँ पे भ्रष्टाचार फैली हुई और जो हक के रूप में हो गया है, अगर किसी किसान को अपना दाखिल खारिज कराने जाना है तो उसको उतना पैसा देना ही देना है। ये सब काम जब हमने शहरों में अपने लिए घर फ्लैट खरीदा तो मैं देखा वहाँ पर ये सब चीज़ नहीं हुआ। भारद्वाज साहब, जिस भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं तो हम आपको शायद याद दिला दें कि अन्ना हजारे बैठे धरना पर और आपके केजरीवाल साहब और भी कई लोग, और उसी भ्रष्टाचार को लेकर के और आपके मुख्यमंत्री जी ने अन्ना हजारे को साइड कर दिया। तो फिर भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म कर सकते हैं आप? और उसके बाद से उन्होंने बहुत कुछ, सब कुछ सामने है, आप देख रहे हैं। देखिए, अन्ना हजारे फौज से संबंधित है और अन्ना हजारे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जन लोकपाल को इतने दिनों से लेके ढो रहे हैं, और मैं पूरे भारत देश की जनता जानती है कि इसको लागू करना अनिवार्य। पार्टी को चमकाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
देखिए, फौज में मैं भी अगर मैं आया हुआ हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे अगर कोई पार्टी में पद ना दे या कोई हमको मंत्री ना बनाए या हम विधायक का टिकट ना दे। मेरी ये उद्देश्य नहीं है, कामना नहीं है। मुझे तो बस युवाओं को जगा देना है कि देख लो सच्चाई क्या है। हम अपने देश, इस भारत जो है सोने की चिड़िया कही जाती है, और इस सोने की चिड़िया जो उसको कई गानों में मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, जहाँ रहट की आवाज़ की भी बड़ाई क्या लग रहा है कि विधायक बन के ही जनता की सेवा करेंगे? इस तरह से केवल पद पे बैठ के ही कर सकते हैं? अगर हमारे अंदर वो भावना होगी कि समाज की सेवा करना है तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं? क्यों ऐसी फितरत हो गई हम लोगों की कि हम चाहते हैं विधायक बन जाए, MP बन जाए, MLA बन जाए? देखिए श्रीमान, ये जो आपने प्रश्न किया ना, ये बहुत ही सबसे बढ़िया बेहतर प्रश्न है ये बताने के लिए कि क्यों मन में आया। मैंने ये देख लिया कि अगर मैं किसी के पास जा करके चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट, आग्रह, किसी भी तरीके से मैं उसको अपनी बात कह रहा हूँ या कोई चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, नहीं समझ रहा है, नहीं कर रहा है। सच को मैं बखान करने के लिए, तो जानते हैं सत्य जो है वो थोड़ी देर के लिए उस पर आप पर्दा डाल सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अब ये पर्दा हटा देना है तो मैं दिखा दूंगा कि भाई यहाँ जो अभी पेंशन योजना है, आप ये बताइए कि अर्धसैनिक बल जो है वो भी सीमा पर वैसे ही काम करते हैं। आप उनको अर्धसैनिक ही रखिए। ये तो देश के ऊपर निर्भर करता है कि उनको सेना की तरह पेंशन क्यों नहीं दे दें। केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड को देंगे, बाकी क्या है? सेना में आपको रखना है, आपकी सेना कितना रखना है उतना के लिए आप चोरी कर रहे हैं। आपने उनको पैरामिलिट्री जो बना करके और ड्यूटी वही करा रहे हैं, तो गृह मंत्रालय में क्यों देना है? एक और बात मैं आपसे पूछूंगा, जब देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सेना है, आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस दी गई है, तो फिर हमारे जैसे और आपके जैसे लोगों को गन और हथियार का इसका लाइसेंस देने का कारण क्या है भाई? उनको अगर देना भी है तो 12 बोर का लाइसेंस दीजिए। आप AK-47 और कार्बाइन और ऐसे ऐसे चीज़ क्यों देते हैं? अर्थात कहीं ना कहीं मंशा ये है, अंग्रेजों वाली वो जो एक कड़ी है ना, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, तो उसका मूल मंत्र तो लेके ही चलते हैं। संविधान में तो सारे चीज़ उन्हीं से कॉपी किए गए हैं। ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि आज की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो सिर्फ इतने तक सीमित रह गई है कि नेता बस बन जाइए और 2-4 लग्जरियस गाड़ी खरीद लीजिए, जनता के भी क्षेत्र में निकल जाइए, AC चला करके बैठे रहिए, जनता जाए भाड़ में, काम हो या ना हो? आपको क्या लग रहा है कि ऐसा ये आप मान रहे हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स आज के समय में हो रही है? बिल्कुल, यह एक सिंबॉलिक हो गया है कि मेरे पास इतने सारे एसेट्स हैं, मैं इनोवा रखा हूँ, मैं फॉर्चूनर रखा हूँ, मैं पाजेरो रखा हूँ, BMW हो, मेरे पास ऑडी हो, हमारे पास बहुत सारे लोग हो, मुझे भले उनको कैसे हैंडल करना है। जनता के बीच आपका जनाधार हो या ना हो ना, बस जनाधार से उनको कुछ नहीं लेना देना है। उनका अपना व्यक्तिगत उन लोगों का आधार है जिनको वो दिखाना चाहते हैं। दिखाने से राजनीति नहीं होती। राजा राजनीति प्रजा से नहीं करता है, वह नीति बनाता है सुविधाओं के लिए। और यहाँ पर राजनीति बनाई जाती है किसी खास जाति के, आप एक दल बना लेते हैं कि इस जाति को सुविधा देना है क्या? क्यों? आप क्यों बोले यहाँ पे जनाधार नहीं है? जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, लाइक यू, सो मेनी पीपल आर देयर, दे आर अवेटिंग। आप एक वैकल्पिक किसको देंगे? विकल्प में लेना किसको चाह रहे हैं जब किसी की योग्यता की कोई सीमा रखा ही नहीं? जो देश चलाना हो या राज्य चलाना हो, ना आपका पुलिस वेरिफिकेशन। हम चपरासी के लिए भी कहीं जा रहे हैं गवर्नमेंट के लिए तो पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। और इसमें इतने लोग हैं जिनके ऊपर केस लगा हुआ है, मुकदमा लड़ रहे हैं, अर्थात बाहुबली। आप बनेंगे तो आप नेता है, ऐसा कुछ नहीं। बदलाव चाहती है जनता, जुआ किसान सब। अच्छा, आपके गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो इसकी जो बनावट है, एक बार BJP को भी लोगों ने देख लिया और एक बार RJD को भी लोगों ने देख लिया, तो अब क्या माना जाए कि अब किसी दूसरे को फिर मौका जनता देगी, या फिर इसी तरह से जनता को नेता जो है वो बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि एक बार BJP को मौका दो, एक बार RJD को, फिर एक बार अब आम आदमी पार्टी को मौका दे दो? देखिए, यहाँ की जनता समझदार है। पहले BJP को मौका दिया, उसने देखा कि कुछ नहीं हुआ, तो RJD को भी मौका दे ही दिया। अब हो सकता है कि कहीं आम आदमी पार्टी को मौका दे। मेरा ये कहना है कि जब किसी क्षेत्र के कोई चुने हुए प्रतिनिधि और वो किसी चीज़ के लिए अपने लेटर हेड पर वो किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुशंसा कर रहे हैं, आप वहाँ के नेता हैं, मेरे क्षेत्र के आप नेता हैं, आपको खुद कुछ ना कुछ डिक्लेरेशन देना है। वहाँ पर आपको कुछ डिक्लेयर करके जाना है, हम क्या दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास 10 जगह से फ़ोन आया है, मैं सबको खाना तो नहीं ना मुहैया करा सकता, लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक जगह जाऊंगा। कल उसकी राजनीति होगी कि गुड्डू सिंह वहाँ चले गए ये दिखाने के लिए। मैं उनको कह रहा हूँ उन लड़कों को कि भाई मैं 50 आदमी के खाने के लिए नाश्ता सुबह मैनेज कराता हूँ,
मैं लंच मैनेज करा देता हूँ, लेकिन मैं एक दिन करा सकता हूँ। तो सरकार के पास ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? आप सब, हम लोगों को पता था कि बाढ़ आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, बहुत दिनों से सुन रहे थे। इसका मतलब प्रायोजित इसके पिछले साल भी आया हुआ था इस तरह से। तो इसका मतलब ऐसा भी तो होता है कि बाढ़ और आपदा वगैरह में जो इसका है ऑडिट वगैरह प्रॉपर नहीं होता होगा, तो इसके जरिए से हम बहुत सारा अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा ये पूछना, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये देखा हूँ फौज वगैरह में या उसके इलाकों में भी मैं देखा हूँ राज्यों में कि मानसून से पहले वहाँ के नदी नालों की सफाई हो जाती है कि मुहाने बंद ना रहे, पुलिया खुले रहने। यहाँ तो बरसात जब शुरुआत होती है तब उसका हाथ लगाया जाता है। उसी बरसात के समय में ही कई जगह सड़क की ऐसी खुदाई कर दी गई है, कुछ जल नल योजना जो कि जल योजना हो गई है, और उसका एक होना चाहिए रिव्यू, ये जितने उसमें लोग हैं रिव्यू करना चाहिए। तो कब किसको करना है, क्या करना है, जब यही ज्ञान नहीं है तो फिर आप किस लिए सत्ता में बैठे हैं महाराज? आपके पास वो चलाने के लिए कुछ है नहीं। PMCH में एक लेडी डॉक्टर अपने फादर के लाश के लिए, उसका मैंने वीडियो देखा है, वो उसके पिताजी मर गए हैं और उसको क्या क्या रिपोर्ट मिला है, वो बहुत कुछ कर रही है। अर्थात अगर आप स्वास्थ्य शिक्षा जो दिए हैं हमें, आपने जो दिया है ये तो ठीक है, सही, हम इससे अलग थोड़े कुछ देने जाएंगे, लेकिन उसमें सुविधा कैसा दिए है? आपका कौन अटेंडेंट है वहाँ? दवाइयाँ मिल नहीं रही है। ये तो अभी कोरोना है, कोरोना की बात है ना, कोरोना से पूर्व ही चले जाइए ना, किसको कौन सी इलाज देते हैं, क्या मिलती है? कुछ नहीं है। शिक्षा में क्या मिलती है? यहाँ आंगनबाड़ी में बैठा दिया है बच्चों को अंडे बंटवाने के लिए और ये कराने के लिए। शिक्षकों की ड्यूटी, जितने सरकार के शिक्षण कार्य छोड़ के जितने कार्य हैं उसमें उनको लगा देना है, तो दोष किसको दे? क्या लग रहा है गुरिया कोठी में जो विकास होने चाहिए थे वो विकास हुआ है? जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा जो काम किया जाना चाहिए वो हो चुका है? देखिए, यहाँ पर जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनका जो पैमाना है विकास मापने का, तो सड़क और पुल है। अब सड़क उन्होंने इतना बनवा दिया कि सारे पुल बंद हो गए। बाढ़ तो अभी आई है। बगल में एक बाजितपुर गांव है, वहाँ पर सारे जो बरसात के पानी से ही बाढ़ उनका भरा हुआ है। सूर्यपुरा गांव से उनका पानी निकलता है, वहाँ पर हम लोग गए थे, लेकिन वो सारे चीज़ वैसे के वैसे यथावत हैं। प्रशासन क्या कर रहा है, प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, ये सब जब बंद है, ये प्रायोजित कार्यक्रम है, तो सरकार को ये प्लान में ले लेना चाहिए कि जिस तरीके से हमने सड़क बनवाया है और पुल बनवाया है, विकास का काम कर दिया है, बिजली मुहैया करा दिया है, तो कंपनियां बुलवाए ना। यहाँ डेवलपमेंट हो गई है तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। खाली हम मंदिर और मस्जिद के चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? बेंगलोर से और दिल्ली से तो श्रमिक ही भर के आएंगे, और क्या आएंगे? इंजीनियर थोड़े भर के आएंगे, इंजीनियर नहीं आएंगे। विकास बिल्कुल यहाँ नहीं हुआ है। आप केवल ये सड़क जो बोल रहे हैं, तो सड़क तो बहुत पहले से बना दिया गया, उस पर गाड़ियाँ चल रही है, उसकी मरम्मत हो रही है, टूट रहे हैं। ये विकास नहीं है, विकास इसे नहीं कहते हैं। विनय जी ने क्या प्लानिंग कुछ किया है अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? जी, मैंने प्लानिंग अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे पहले तो ये किया है कि जितने जुआ किसान मजदूर हैं उनको ये बता देने के लिए कि आप ये चुनाव में आपको खोजा किस लिए जाता है और आपके महत्व किस लिए है, आप उसको पहचानिए और छोटी सी लालच में न आइए। अगर आप उसको पहचान जाते हैं तो रोजगार यहीं होगा। मोहल्ला क्लिनिक अवश्य होगा। मोहल्ला क्लिनिक होगा तो उस क्लिनिक में एम्प्लॉय तो उसी गांव का होगा देखने के लिए। दवाइयाँ सरकार की जो बसंतपुर में आती है, क्या एक जगह हमारे प्रखंड में दवा देने से काम हो जाएगा? और बीमारी जो है वो बता के आती है कि मैं बृहस्पतिवार को आऊँगी और शुक्रवार को आऊँगी। 24 आवर्स मैनिंग होना चाहिए। मजदूरों को फर्स्ट एड की सुविधाओं के लिए वहाँ क्यों जाना है? वो यहीं होगा। विद्यालय जो है, अभी आप कोरोना के चक्कर में अभी किसी भी विद्यालय में क्लास क्यों नहीं सरकार लगवा रही है? सरकार को 200 बच्चे बैठाने के लिए जगह नहीं है, 1000 बच्चे कहाँ से बैठाएगी? ये सब सारी चीज़ें जो है मैप में लाया जा रहा है। कंपनी को कैसे लाना है, बहुत लोग कहते हैं, टीवी चैनल पे मैंने देखा एक इंटरव्यू कि उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो आप वहाँ क्या पार्टी करने के लिए बैठे हुए हैं? आप यहाँ से लैंड एक्विजिशन नहीं करा सकते? आप कराइए। सस्ते दामों में ज़मीन उनको चाहिए, जनता के पास जाइए ना, जनता ज़मीन देने के लिए तैयार है। आपको ज़मीन दे रही है, आप कंपनियां भेजिए, छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियों को न्योता दीजिए। मोदी जी अगर कहेंगे तो वो नहीं आएंगे क्या? नीतीश जी को मांगना भी तो चाहिए सुशासन करने के लिए। बस वो जो है वैसी में हो जाएगा। कोई खनिज संपदा बिहार में है नहीं,
किसान की हालत आप देख ही रहे हैं। और जो बचा खुचा अपना उनका फसल है वो बाढ़ महोदय ले गए। अब क्या होगा, मुआवजा, ये मुआवजा प्रदेश के रूप में बन जाएगा। मैं भविष्यवाणी बता रहा हूँ, अगर जनता नहीं सोच रही है और समझ रही है तो मुआवजा प्रदेश के लिए रही है। इस विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार मोदी की लहर चलेगी? लहर मोदी की अब नहीं चलेगी, लहर अब युवाओं की चलेगी, योग्यताओं की चलेगी, बुद्धिजीवियों की चलेगी। जितने समझदार हैं उनकी। मोदी जी की लहर, मोदी जी की लहर किस बात की लहर? मोदी जी की बीजेपी पार्टी तो बना ही था राम मंदिर बनाने के लिए, उन्होंने बना दिया। तो इतने दिन में वो विकास क्या करेंगे? सड़कें तो बनाना महाराज फर्ज है। इनके खुद के नेताओं को जाने आने के लिए रोड नहीं चाहिए क्या? कितने नेता का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है बताइए ना। हम भी नहीं कराने जाते हैं। कौन सी सुविधा है वहाँ? यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में सभी उसमें प्राइवेट में इलाज कराने जाते हैं। किसके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं? जब टीचर को पढ़ाने स्वास्थ्य मंत्री तो आप ही के क्षेत्र के हैं, वो तो बोलते हैं कि सारी व्यवस्था है यहाँ पे बिहार के सभी अस्पतालों में। मैं उनका नाम केवल सुना हूँ और ये बगल में के हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि चुनाव लड़े नहीं, ऐसे बना दिए गए हैं। तो उनका अपना स्वास्थ्य सही रखने के लिए वो काफ़ी है, वो अपना स्वास्थ्य देख सकते हैं। लेकिन जनता की स्वास्थ्य अगर देख रहे हैं तो मैं जानता नहीं, नाम जानता हूँ, मंगल पांडे जी उनका नाम है, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं उन यहाँ के लिए। लेकिन वो स्वास्थ्य मंत्री होकर के कम से कम अपने क्षेत्र में ही कुछ स्वास्थ्य के लिए किए होते, कोई बात होती। उन्होंने कहा किया, बिहार के लिए क्या किया है? आप एक एम्स बना देते हैं, कहीं लेकर जोगी जी भी बना रखे हैं, कितने लोग बनाए हैं, फिर भी दिल्ली में इलाज कराने के लिए मार क्यों हो रही है? आप सोचिए, जब हमारे यहाँ बिहार में उतने हॉस्पिटल्स हैं, उतने स्कूलिंग्स की व्यवस्था है, तो राजस्थान क्यों जाते हैं बच्चे? उनके घर वाले आखिर उतना क्यों उस पर खर्चा कर रहे हैं? अभी आपके क्षेत्र के कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, चाहे लकड़ी नबीगंज का इलाका हो या फिर कई ऐसे इलाके हैं आपके गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के। तो उसके लिए आप लोगों ने कुछ सोचा है? जनता त्रहिमाम कर रही है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, या फिर सभी को भूल करके फिर बस वोट मांगिए, चुनाव क्षेत्र में जाइए, जनता से मिलिए और जनता मर रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है? देखिए, जनता से तो सबको मतलब है। मैं पार्टी में अगर किसी हो गया तो ये नहीं कि मैं उसके लिए नहीं हूँ, मैं तो रोज़ जाता हूँ। तो मेरी जो दायरा है, मैं एक सदस्य यहाँ का नागरिक हूँ, मैं एक प्रत्याशी के रूप में आया हूँ, मैं कोई किसी अराजा खानदान से मैं तो हूँ नहीं। इतना ज़रूर है कि मैं नेता बनने की काबिलियत अपने अंदर रख रहा हूँ। इस पर मुझे माँ सरस्वती की देन पे मुझे फ़ख्र है। मैं यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखा हूँ और उसको लेकर उठाया हूँ। अब वो लोग हैं जो मेरे प्रचारक हैं, वो बताएंगे कि क्यों गुड्डू सिंह को चुनना चाहिए। हाँ, मैं लकड़ी नबीगंज के एरिया में भी जाता हूँ। मैं कल गोरियाकोटी क्षेत्र में जा रहा हूँ, इलाका टोला के लिए जो बातें हुई है। मैं बाजितपुर खवासपुर जा रहा हूँ। मैं एक अकेला, मेरे पास हेलीकॉप्टर मोदी जी नहीं ना दिया है ना नीतीश जी। मैं पैदल, बाइक, जैसे भी है, कुछ लड़कों के साथ। आपके क्षेत्र में कई नेता हैं जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम लेकर के आ रहे हैं, तो कोई प्रभुनाथ सिंह का, तो कोई मोदी का नाम लेकर के लोगों के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए। तो ऐसे में विनय भारद्वाज किनका नाम लेंगे? अपना खुद का। विनय कुमार भारद्वाज अगर अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमारे क्षेत्र की जनता समझदार है, मैं जाऊंगा। क्यों केजरीवाल जी का नाम नहीं लेंगे? अरे तो पहले जब मैं जाऊंगा और बताऊंगा तो पूछेंगे कि कैसे आए हैं, तो मैं बोलूंगा कि केजरीवाल के पार्टी, जो आम आदमी पार्टी यहाँ लगा हुआ है। जनता समझदार हो गई है, जग गई है भाई। आप जनता को अब ऐसा ना समझे। कोरोना ने ना बहुत सारी बीमारियों को मार दिया है, ये महामारी है, और इसमें भ्रष्टाचार वाली कुछ बीमारियां हैं ना, वो जल्दी जल्दी मर जा रही है। सरकार क्यों चाह रही है कि एकदम समय से, नियत समय पर चुनाव हो जाए? क्यों इतनी बेचैनी है, जल्दबाजी है? पहले तो लोगों को बचाया जाएगा, हमारे वोटर बचेंगे तब ना वोट देंगे। और हो सकता है कि कहीं बाढ़ राहत के लिए वो सरकार पैसे उनके खाते में डाले रहेगी, तो पब्लिक का थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाएगा और उनको मोल्ड किया जैसे। अच्छा ये बताइए, 15 लाख रुपये किसी को दिए नहीं गए थे, कह दिए गए थे, हम मांगने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। तो भावनाओं में बहा देने के लिए भी तो हो सकता है कि मुआवजा मिलेगा। बाढ़ राहत के लिए जो मिला है पैसा, यही तो सरकार है तो दे दी है, अगली बार बाढ़ आएगी तो फिर मुआवजा मिल जाएगा। सरकार हो सकता है उसके लिए हो, और सरकार सोच रही है कि कहीं ज़्यादा दिन हो जाएगा तो फिर वैसे में कोरोना का रूप कहीं दूसरा ना बदल जाए। अच्छा, आपके जो वर्तमान विधायक हैं वो बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या मदद कर रहे हैं? उन तक पहुँच रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं जा करके जो ग्रसित इलाके हैं? ये तो अगर कहीं हम जनता से चल के अगर पूछे जी, मैं ये क्यों पूछने जाऊं कि हमारे सत्यदेव सिंह आए कि नहीं और हमारे सांसद साहब आए कि नहीं। आज ही सांसद साहब इधर भसांव के तरफ वाले रोड में गए हैं, वो क्या किए हैं, क्या कर रहे हैं, उनको जो करना चाहिए उन्हें ही करना है ना।
प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, चुनाव जीत करके वो यहाँ के सीट से जा करके कहीं संसद को कोई सुशोभित कर रहा है तो कोई विधानसभा को सुशोभित कर रहे हैं। नाम हमारे गोरिया कोठी से जाए या आपको क्या लग रहा है जो मदद पहुंचाई जानी चाहिए बाढ़ पीड़ितों के लिए वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। जो फेसबुक और सोशल मीडिया और जो कॉल्स आ रहे हैं, जब मुझे भी बुलाए जा रहे हैं, वैसे मैं वैसा कोई दमखम वाला हूँ नहीं। आप बड़ी महानता है आपकी कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। मैं जाता हूँ, मैं पूजा पाठ ये सब कार्यक्रम में, लोगों के सामाजिक कार्य में मैं रहता हूँ, तो मैं जाऊँगा और मेरे से जितना माना जाए कि विनय भारद्वाज अब पॉलिटिक्स में आ गए हैं सेना में सेवा देने के बाद, और अब इस तरह के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको जितना हद तक संभव होगा मदद करेंगे वो? बिल्कुल, मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ। मैंने पहले एक इंटरव्यू में बता चुका है कि मैं पहले फौज में था, तब टेक्नीशियन था, टेक्निकल था। मैं नरेश कुमार एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में जब मैं गया तो वहाँ मैं मैनेजमेंट ग्रुप में गया, मैं डिप्टी जीएम, तो वहाँ मैंने कमर्शियल गुर सीखा, HR मैनेजमेंट सीखा। और अब ये दोनों जब मैं सीख लिया, टेक्निकल और कमर्शियल, तो मैं यहाँ आया कि अब मुझे पॉलिटिकल बन जाना चाहिए, और यही देख करके मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन भी किया। अन्यथा अगर मैं नहीं ज्वाइन करूँगा तो मैं किसी विधायक और किसी MP को कोई दोष नहीं दे सकता हूँ। जनता को जगाना कोई आके जगाएगा? आप बताइए, यहाँ का जीता हुआ प्रत्याशी आकर के कहेगा कि मैंने ये काम नहीं किया है, आपने मेरे से क्यों नहीं करवाया? वो नहीं कह सकता है। अब ये श्योर मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी से विनय भारद्वाज को ही टिकट मिलेगा गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से? बिल्कुल बिल्कुल, आप मान लीजिए। इसमें आपको शक किस बात की है? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ सैनिक प्रकोष्ठ से। आम आदमी पार्टी के साथ हम 25 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। संजय सिंह जी चुनाव प्रभारी हैं और उसमें लिस्ट जो भी वो तैयार करेंगे, तैयारी अपना कर ली है। फौजी जो है, फौजी कोई मैं एक अकेले नहीं आया हूँ कि आम आदमी पार्टी में गोरिया कोठी से मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। पूरे बिहार में 25 सैनिक लड़ रहे हैं। हमारे आपके जीरादेई से सूबेदार मेजर विनोद सिंह लड़ने जा रहे हैं, रघुनाथपुर से विनय पांडे जी हैं, वो आ रहे हैं। इस प्रकार से हम टोटल पूरे बिहार में 25 सीटों पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये विनय कुमार भारद्वाज जो कि गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ये आए हुए हैं। हालांकि ये सेना के रिटायर्ड जवान है और इनके अंदर जो भावना है वो आम आदमी की मदद करना चाहते हैं और इसको लेकर के ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। खास करके आपको बताते चले कि इनका कहना था कि एक बार BJP को लोगों ने देख लिया, एक बार RJD को देख लिया, अब आम आदमी पार्टी को लोग देखेगी, और देखेगी ही नहीं, लोगों की जो बातें होंगी या फिर जो धरातल पर जो काम होंगी उसको करके विनय कुमार भारद्वाज दिखाने का भी काम करेंगे। हालांकि इस तरह से जो भी पॉलिटिशियन होते हैं बात करते हैं, चुनाव जीतने के बाद दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि क्या आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल की जो पार्टी है वो बिहार में जब 25 सीट, जैसे कि इनका मानना है कि 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या स्थितियाँ उनकी होती है, क्या जनता का माइंडेड उन्हें किस तरह से मिलता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि गोरिया कोठी को लेकर के इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो बाढ़ पीड़ित है, जो संभव मदद होगा हम लोगों के द्वारा किया जाएगा, और कल से ये लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में। जो गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, लकड़ी नबीगंज का इलाका हो या फिर कई जगहों का इलाका है, जो बाढ़ से लोग काफ़ी ग्रसित हो चुके हैं, फंस गए हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं, तो ये कल से उनके पास मदद पहुंचाने का काम करते रहेंगे। हालांकि हमारी अपील होगी ATN लाइव चैनल के माध्यम से तमाम जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जिला प्रशासन के लोग हैं सीवान जिले में, अगर जो भी बाढ़ पीड़ित फंसे हों तो कृपया आप लोग उन्हें मदद पहुंचाने का काम करें। यही मानवता है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर अगर लोगों की सेवा की जाए इस विकट परिस्थिति में, तो आगे यह पुण्य का काम होगा, यह बहुत बड़ा काम माना जाएगा। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, गोरिया कोठी, सीवान। पतंजलि चिकित्सालय, फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास, सीवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए, 5 से 10% की छूट पाएं, फ्री होम डिलीवरी सुविधा।
संपर्क करें 9431424781 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।